So is my screen visible to everyone? ओके ओके। ओके, सो वी आर नाउ स्टार्टिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और लोगों से कि प्लीज अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे। कुछ भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी, हम बीच बीच में क्वेरीज को टेकअप करेंगे। आई वुड गिव यू चांस, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। ओके। सो माई सेल्फ सी ए परिमल अग्रवाल। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम एन एफ सी ए। सो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज हम लोग दो मेन चीजें डिस्कस करेंगे कि ईयर एंड से पहले हम लोगों को क्या क्या टैक्स कॉम्प्लायंसेस, क्या क्या बुक कीपिंग में चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और क्या क्या हम टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं कि 31 मार्च से पहले पहले हम कुछ अपना टैक्स प्लान कर सकें। एंड जो हमारा सेकंड मेन सेशन होगा दैट वुड बी ऑन स्टार्टअप्स। तो हम जानेंगे स्टार्टअप्स क्या होते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। कुछ भी आप लोगों को बीच में क्वेरीज हो तो यू कैन पुट इन चैट बॉक्स ऑल्सो, आई वुड सी। और उसके बाद हम लोग वैसे आपको क्वेरी सेशन भी बीच बीच में रखेंगे। सो जिसको भी क्वेरी पूछनी हो उस टाइम रेज हैंड करके क्वेरी पूछ सकते हैं। एक हम आज एजेंडा समझ लेते हैं कि हम इस सेमिनार में आज क्या क्या मेन चीजें लेंगे। हम कुछ ऐसे टूल्स और टैक्स सेविंग के लीगल मेथड्स को समझेंगे जिसके थ्रू हम बहुत अच्छा टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हम ऐसे कुछ आइडिया समझेंगे जिससे हमारा कैश फ्लो बिजनेस का बढ़ेगा और हम इंटरेस्ट और पेनल्टीज को बचा सकते हैं। कैसे हम अपनी कॉम्प्लाइंसेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अराउंड द ईयर कि हम लोगों को कभी भी दिक्कतें ना हो, नोटिस ना आए। मैं आपके साथ एक दो बोनसेस शेयर करूंगा अगर आप लोग एंड तक बने रहेंगे। दो इतने अच्छे टैक्स सेविंग के तरीके जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो, और अगर पता भी हो तो आप लोग उतने अच्छे से उनको अडॉप्ट नहीं कर रहे होंगे। एंड देन वी वुड कवर कुछ ऐसे मेजर अमेंडमेंट्स जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है, जो हमारे रेलिवेंट है बिजनेस के लिए। अमेंडमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट फ्यू अमेंडमेंट जो रेलिवेंट हैं, और स्टार्टअप्स के बारे में। सो ईयर एंड क्लोजिंग क्या होता है? बेसिकली ईयर एंड क्लोजिंग का मतलब है कि जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले हम कैसे अपने बुक्स को, कॉम्प्लाइंसेस को एक्यूरेटली फॉलो करें, एक्यूरेटली हर चीज को मेंटेन करें, कि जिससे कि ईयर एंड के बाद जब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो हमारी हर चीज बहुत सेट हो, एक्यूरेट हो, और ऑडिट के टाइम पे या आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे हमें एट द एंड दिक्कतें ना आए। तो हमारा बेसिकली पर्पस यही होता है कि फाइनेंशियल एक्यूरेसी बनी रहे, कॉम्प्लाइंसेस फॉलो हो, टैक्स प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग एडवांस में हम कर सकें। हमको बाद में जो है जब जाके पता लगता है ऑडिट के टाइम पे कि यार हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है, खर्चे नहीं है, या फिर टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा है, हमने एडवांस टैक्स जमा नहीं करा, तो ऐसे हम हैपसार्ट सिचुएशन में ना रहें और पहले ही इन सब चीजों को हम क्लियर करके चलते रहें। सो हम अपने ईयर एंड वाले जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको हम कुछ 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट होगा कि हम अकाउंट्स को कैसे रिव्यू और रिकंसाइल करते हैं, टैक्स कॉम्प्लाइंसेस को हमें कैसे फॉलो करना है, कुछ टैक्स प्लानिंग की स्ट्रेटेजीज हम देखेंगे, एमएसएमई पेमेंट्स के बारे में हम समझेंगे क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर 31 मार्च। टीडीएस और टीसीएस से क्या कॉम्प्लाइंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें चीज है, उसको हम समझेंगे। जीएसटी में क्या कॉम्प्लाइंसेस हैं जो 31 मार्च से पहले हमको एडहेयर करने हैं, दैट वी विल सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिव्यू एंड रिकंसाइल ऑफ अकाउंट्स। जस्ट स्किप टू नेक्स्ट स्लाइड। या सो रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? बेसिकली अकाउंट्स रिकंसिलेशन का मतलब है भाई, साल भर में हम लोग अकाउंट्स में इतना व्यस्त रहते हैं या फिर इतनी चीजें होती हैं
कि साल के एंड में जाके बहुत जरूरी है कि हमारे जो भी अकाउंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या फिर हमारे सस्पेंस की एंट्रीज हैं, या फिर हमें अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, या हमारे कुछ लोन्स एंड लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग खड़े हुए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साल खत्म होने से 15-20 दिन या 1 महीने पहले हम अपने बैलेंस शीट के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को रिव्यू करें एक बार। और जो भी उसमें हमें कोई लग रहा है कि हमको कोई उसमें मतलब हम कुछ करेक्शंस कर सकते हैं, या हम कुछ ऐसी एंट्रीज के थ्रू कुछ चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी होता है कि हमको अपना स्टॉक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एनपी रेशियो को मेंटेन करना। अब ज़्यादातर सभी बिजनेसेस के आजकल लोन्स होते हैं, और लोन्स में आपको पता है कि ड्राइंग पावर निकलती है हमारे स्टॉक वगैरह से, और नेट प्रॉफिट रेशियो का भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो कई बार होता क्या है कि हम लोग मार्च में इस चीज़ को प्लान नहीं करते, और बाद में जब रिन्यूअल के लिए हमारे पेपर्स बैंक में जाते हैं तो बहुत इश्यूज होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग लिमिट चल रही है मार्च में, उसके हिसाब से आप अपने डेटर, क्रेडिटर्स और स्टॉक को मेंटेन करें। बैंक और कैश को हम लोग मार्च से पहले ही रिकंसाइल कर लें। कुछ भी सस्पेंस की एंट्रीज हैं बैंक में, हम फोर हैंड क्लियर करके चलें, उसको बात के लिए ना रखें। कैश की पोजीशन हम पहले ही देख लें बुक्स में, कैश हमारा कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहा, हमारे को खर्चे लायक अप्रोप्रिएट कैश है या नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल्स को हमें बहुत ज्यादा ध्यान से फॉलो अप करना है। कई बार हमारे ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जो 6-6 महीने से पुराने हो जाते हैं। आप लोगों को पता है जीएसटी में रूल है कि अगर 6 महीने से ज्यादा अगर आपने किसी का पेबल खड़ा करा हुआ है तो आपको उसको आईटीसी भी रिवर्स करना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्च क्लोजिंग से पहले सारे अपने क्रेडिटर्स डेटर्स को रिव्यू करें। कुछ भी अगर आपके कोई भी ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको 6 मंथ से एक्सीड हो गए हैं, अभी हम एमएसएमई वाली बात तो बाद में करेंगे, अभी मैं केवल 6 मंथ्स वाली बात ही बोल रहा हूँ, तो हमको उनको बहुत ध्यान से क्लियर करना चाहिए। और इन्वेंट्री और एसेट्स का हमको एक बार फिजिकली वेरीफाई भी करना चाहिए अपना, कि जो हमारे बुक्स में फिक्स एसेट्स खड़े हुए हैं, क्या वो फिजिकली आज भी हमारे फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस प्लेस में हैं। कई बार होता क्या है, कुछ चीजें हम बेच देते हैं, खराब हो जाती है, हम कबाड़ में निकाल देते हैं, लेकिन हमारे बुक्स में वो एज इट इज चलती रहती हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऐसे एसेट्स हैं तो आप ध्यान से उनको देख के उनको राइट ऑफ करिए, या फिर उनकी आप जो भी जरूरी एंट्रीज हैं उसको पास करें बुक्स के अंदर। सो सेकंड इज, हमें टैक्स कॉम्प्लाइंसेस कैसे फॉलो करने हैं, क्या क्या हमें टैक्स कॉम्प्लाइंसेस देखने चाहिए। टैक्स कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि वी वांट कि हमारी जो भी टैक्स की रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ईयर एंड की, वो एक्यूरेट हो, हमें कोई भी पेनल्टीज या नोटिस फ्यूचर में ना मिले। सो हमें मार्च क्लोजिंग से पहले अपनी सारी टैक्स की लाइबिलिटीज को रिव्यू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि होता कि हम साल भर टीडीएस और टीसीएस डिपॉजिट करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे रिकंसिलेशन हमको मार्च में करने पड़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमने साल भर किसी का टीडीएस काटते जा रहे हैं, बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, लेकिन हमें एक बार साल के एंड में सारे लेजर्स को रिव्यू करना चाहिए कि जितने हमारे एक्सपेंसेस थे, क्या हमने सारे एक्सपेंसेस के ऊपर अप्रोप्रिएट टीडीएस और सही रेट पे टीडीएस जमा करा है नहीं करा, क्या हमारी कोई भी जीएसटी की लाइबिलिटीज तो आउटस्टैंडिंग नहीं है। आप सभी को एक काम बहुत जरूरी करना चाहिए कि हर क्वार्टरली अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके एक बार नोटिसेस एंड ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाके देखना चाहिए कि कोई भी जीएसटी के नोटिसेस आपके पोर्टल पे तो नहीं पड़े, क्योंकि होता क्या है, जीएसटी के नोटिसेस हमारे पास फिजिकली नहीं आते हैं, वो केवल पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप जीएसटी के नोटिसेस को टाइम से देखें। और कोई भी अगर आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड्स खड़ी हैं टीडीएस की, इनकम टैक्स की, सो प्लीज इंश्योर कि उसको हम 31 मार्च तक क्लियर कर लें, वरना वो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में कहीं ना कहीं हिट होंगी और हमको प्रॉब्लम होगी। थर्ड, फोर्थ, कोई भी आपको एडवांस टैक्स आपकी लाइबिलिटी है, 10,000 से ऊपर अगर आपका साल में टैक्स बनता है, सो 31 मार्च से 15 मार्च से पहले पहले बेसिकली हमको एडवांस टैक्स अपना 90% डिपॉजिट करना होता है। इन केस अगर आपने 15 मार्च तक भी डिपॉजिट नहीं करा है, 31 मार्च तक करा लीजिए। हम जो है एक सेक्शन की लाइबिलिटी से बच जाएंगे। और कुछ हम टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज हैं उसको हम आगे समझेंगे। और इंश्योर कि जितनी भी आपकी टैक्स रिटर्न्स है वो हम ड्यू डेट से पहले पहले फाइल कर लें। अब टैक्स सेविंग प्लानिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं। सो अगर आप लोग ओल्ड रिजीम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, काफी टैक्स पेयर्स अभी ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं, सो यू इंश्योर कि जो भी आपके टैक्स सेविंग के इन्वेस्टमेंट्स हैं, भाई आपके मान लीजिए ईएलएसएस हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, या कुछ भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आपको करने हैं, अगर वो अब भी आपके रह गए हैं, सो प्लीज इंश्योर कि आप 31 से मार्च से पहले पहले उन इन्वेस्टमेंट्स को कर लीजिए। हम अपने दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड में, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग
और HUF के थ्रू हम कैसे अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। सो इसको हम अभी थोड़ा सा अपने सेशन के एंड में समझेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अपने लास्ट वेबिनार में भी कवर की थी, सेक्शन 43BH, दैट इज MSME पेमेंट्स। 2 साल से ये सेक्शन इन इफेक्ट है, बट हम लोग अब भी शायद इसको कहीं ना कहीं बहुत लाइटली ले रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए, अभी भी हमारे पास टाइम है 15 दिन का, 31 मार्च तक। सो मैं अपनी लास्ट वेबिनार में भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट स्टिल हम एक थोड़ा सा इसमें ब्रीफ ले लेते हैं। सो बेसिकली MSME एक्ट किस पे लागू है? जो भी टैक्स पेयर्स ऑडिट में अभी लाइबल हैं, उनके ऊपर MSME एक्ट जो इनकम टैक्स में 43BH है, उसकी कॉम्प्लाइंस मैंडेटरी है। अब हम MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने सप्लायर्स का MSME रजिस्ट्रेशन चेक करना है। अगर हमारे सप्लायर्स MSME में रजिस्टर्ड हैं, तो अगर वो ट्रेडर की कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, तो MSME का ये 45 डेज वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है हमारे ऊपर। बट अगर हमारा जो सप्लायर है वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर की तरह रजिस्टर्ड है MSME में, तो हमें इसको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। अब कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो सप्लायर है वो ट्रेडर है, लेकिन उसने MSME मैन्युफैक्चरर का ले रखा है। आपको तो सर पता है कि वो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए कोई ट्रेडर ऐसा है जो 90% काम तो ट्रेडिंग का करता है, लेकिन छोटा सा कुछ उसने अपनी एक छोटी सी यूनिट या कुछ मशीन लगा रखी है अपने बिजनेस प्लेस पे, और उसके वजह से उसने MSME में रजिस्ट्रेशन डाल दिया मैन्युफैक्चरर का। तो सर ये हमारी मजबूरी है कि भले ही वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, हमें उसका कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब समझते हैं कि MSME एक्ट के तहत जो पेमेंट टाइमलाइंस हैं वो क्या हैं। अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट सप्लायर के साथ नहीं है, सो प्लीज नोट, 15 डेज का टाइमलाइन होती है पेमेंट की, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने सप्लायर को पैसा देना है। अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है, तो मैक्सिमम आप 45 डेज तक का पेमेंट टाइमलाइंस रख सकते हो। मान लीजिए आपने रिटन एग्रीमेंट में 60 डेज की टाइम लिमिट रख दी, सो तब भी जो है लॉ के अकॉर्डिंग 45 डेज ही माने जाएंगे। मैक्सिमम 45 डेज के टाइमलाइन अलाउड है अंडर द MSME एक्ट। अच्छा, फेलियर टू पे, अब मान लीजिए सर हमने 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो क्या होगा? तो बहुत बुरा होगा। अगर आपने उस सेम फाइनेंशियल ईयर में उस पेमेंट को नहीं क्लोज किया है, या 45 डेज के अंदर उस पेमेंट को नहीं किया है, आई वुड एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल्स। तो होगा क्या, उस फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सपेंस आपका एड बैक हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आपकी 50 लाख की परचेज है, वो डिसअलाउ हो जाएगी, आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। जिस साल आप उसको पे करेंगे, उस साल उसका आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अब हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, मैंने इसमें नेगेटिव एग्जाम्पल लिया है कि अगर मान लीजिए हम प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं MSME का, सो उसका क्या कॉम्प्लाइन, मतलब क्या उसका रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक इनवॉइस है 1 मार्च की, और हमारी जो टाइमलाइन है पेमेंट की वो 15 डेज की है। तो 15 डेज के हिसाब से हमको 15 मार्च तक, 16 मार्च तक उसकी पेमेंट करनी थी। बट वॉट वी डिड, हमने मार्च में पेमेंट ना करके पेमेंट करी मई में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो होगा क्या, डिडक्शन जो है 24-25 में नहीं मिलेगी एक्सपेंस की। जब नेक्स्ट ईयर में हम पेमेंट करेंगे 25-26 में, तब हमको उसका डिडक्शन मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1 फेब की इनवॉइस थी और 45 डेज की पेमेंट टाइमलाइन थी। सो उसके हिसाब से हमको 18 मार्च तक पेमेंट करनी थी। सिमिलरली हमने मार्च में पेमेंट ना करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 जून को पेमेंट करी। सो सेम केस में वही होगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल में जब आप पेमेंट करेंगे, हमको उसका क्रेडिट तब मिलेगा। अब इस का लॉ हम एक सिंप्लीफाई तरीका समझ लेते हैं। अगर आपके कोई भी इनवॉइसेस 14 फरवरी फेब से पहले के हैं, सो आपको एनी हाउ उनका 31 मार्च तक पेमेंट करना है। मान लीजिए कोई 1 फेब का इनवॉइस भी है, उसके ड्यू डेट फॉर एग्जाम्पल 15 मार्च आ रही है, लेकिन तब भी अगर आप 31 मार्च तक क्लियर कर देते हो, तो क्योंकि हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दी, सो वो उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। और अगर कोई भी इनवॉइस, अब मान लीजिए आपका 15 फेब के बाद का है, फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च का इनवॉइस है, सो कई लोगों को लगता है 1 मार्च का इनवॉइस है, 45 डेज तो 15 अप्रैल को बैठ रहे हैं, तो 15 अप्रैल को तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हम कभी भी पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। 31 मार्च से पहले का कोई भी इनवॉइस है, आपको हर इनवॉइस का 45 डेज ट्रैक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मार्च का इनवॉइस है, सो उसकी पेमेंट 15 अप्रैल से पहले पहले हो जानी चाहिए। अगर आपने एक दिन भी लेट करी, तब भी वो आपका डिसअलाउ का खर्चा अगले साल में ऐड होगा। सो आई होप कि ये क्लियर है। अगर
तब भी कुछ डाउट्स होंगे तो हम इस पे ले लेंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हम एमएसएमई का पेमेंट लेट करते हैं और हमको उसको टैक्स ऑडिट में अपने रिपोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स में, सो उसका क्या एडवर्स सिनेरियो होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो प्रॉफिट है वो 10 लाख का हमने अपने बैलेंस शीट में शो किया था, बट एक ऐसी एमएसएमई की 50 लाख का ओवरड्यू था जिसको हमने ड्यू डेट के बाद पे करा। अब आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर मेरा 10 लाख के प्रॉफिट पे केवल टैक्स मेरा नॉर्मली बन रहा था 65,000 का, लेकिन जो मैंने 50 लाख का ओवरड्यू पे नहीं करा था एमएसएमई का, वो मेरी बिजनेस में एड बैक हो गया इनकम में, तो मेरी टोटल इनकम हो गई 60 लाख की। अब 60 लाख के ऊपर सर मेरा टैक्स बन रहा है 18 लाख का। सो यू कैन सी कि केवल एक 50 लाख की पेमेंट को टाइम से ना करने की वजह से मेरा 17 लाख से भी ज्यादा का टैक्स का लॉस हो गया। और ये होता है, लास्ट ईयर काफी लोगों ने इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर इतनी सिंसियरली फॉलो नहीं करा, बट इस ईयर सीएस की भी मजबूरी हो जाएगी कि उनको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा और बिजनेसमैन को भी इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो अभी तक अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स और रेज हैंड, एंड बाकी वी आर कंटिन्यूइंग द सेशन। सो टीडीएस और टीजीएस कॉम्प्लाइंसेस, मैंने आपको ब्रीफ तो बता दिया था कि आपको साल भर का रिकंसिलेशन करके जो है अपने जो भी टीडीएस की अभी रिकंसिलेशन में कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो वो आपको सही कर लेने चाहिए। अब इस साल एक बहुत जरूरी एक इम्पोर्टेंट मतलब एक गवर्नमेंट एक ड्यू डेट लेके आई है कि अगर आपके कोई भी टीडीएस या टीसीएस की डिमांड्स खड़ी हैं पुरानी फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से लेकर 2018-19 तक की, आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर कोई भी आपकी पुरानी टीडीएस या टीसीएस में डिमांड आउटस्टैंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से लेकर 2018-19 की, सो गवर्नमेंट ने आपको 31 मार्च 2025 तक का टाइम दिया है उनको रेक्टिफाई करने का। अगर आप 31 मार्च तक उन डिमांड्स को रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो उसके बाद जो भी डिमांड्स हैं आपको वो एज इट इज पे करनी पड़ेंगी, आपको कोई भी उसमें ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। अब होता क्या है, कई बार जो पुरानी टीडीएस की डिमांड्स होती हैं वो एक्चुअल में सही नहीं होती, क्योंकि एक पहले जो है मैनुअली भी बहुत रिटर्न्स फाइल होती थी। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखी गई कि मान लीजिए आपने चालान डिपॉजिट किया हुआ है टीडीएस का, चालान नंबर था 00018, और जब आपने 2010 में 11 में रिटर्न फाइल करी थी तो आपने केवल चालान नंबर डाल दिया 10, तो आपको लगा कि 000 इग्नोर करके आपने केवल 10 डाल दिया चालान नंबर में। अब हुआ कि आपने चालान रिटर्न सबमिट कर दिया और आप भूल गए, लेकिन तब से आपके पास एक डिमांड का नोटिस आया हुआ था कि ये चालान आपका मैच नहीं हुआ। मैच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टम के रिकॉर्ड में चालान नंबर था 00010, आपने डाल दिया था 10। अब ये डिमांड बहुत इजीली करेक्ट हो जाती है करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करके, कोई भी टैक्स और इंटरेस्ट नहीं जाता उसके अंदर। लेकिन अगर आप इस चीज को 31 मार्च तक कर लेंगे सो आप बच सकते हो। सो हमने बहुत केसेस में देखा है कि लाखों रुपए की डिमांड्स टीडीएस में होती हैं, जो मेजर डिमांड्स उसमें से सारी करेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसने रिटर्न फाइल करी हो और टैक्स पे ना करा हो। मैक्सिमम केसेस में टैक्स पेड होता है, कुछ ना कुछ मिसमैच की वजह से या कुछ और चीज माइनर मिस्टेक्स की वजह से वो आउटस्टैंडिंग रह जाती हैं। सो आप उसको इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज इसका ध्यान दें और हर जना अपना ट्रेसेस पोर्टल खोल के अपनी डिमांड्स को चेक करें। आप किसी का भी आप ट्रेसेस लॉगिन करके देख लीजिए, मैं 90% केसेस में बता सकता हूँ कि यू वुड फाइंड टैक्स डिमांड्स इन वन ऑफ मतलब इन मेनी ऑफ सच ईयर्स। तो प्लीज गो थ्रू इट एंड चेक दिस। और अगर आप ये नहीं करते हो आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि 10 लाख की भी आपकी टीडीएस की डिमांड खड़ी हो जो जीरो हो जाए, लेकिन अगर आपने वो नहीं करेक्ट किया तो हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर जाके फिर और नोटिस आए और आपको 10 लाख की डिमांड एज इट इज पे करनी पड़े, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। टीडीएस में हैवी इंटरेस्ट लगता है, आप टैक्स से ज्यादा या टैक्स के जितना तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि 10-10 साल पुरानी डिमांड होंगी उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। नाउ वी वुड डिस्कस अपॉन कि जीएसटी में क्या क्या चीजें मेजर चीजें हमको 31 मार्च से पहले ध्यान में रखनी है, जो हम 31 मार्च तक ही हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं पोर्टल पे। सो इस बार एक बहुत मेजर चेंज आया है। कोई भी बिजनेसमैन जिसके सेम पैन नंबर पे मल्टीपल जीएसटी नंबर्स रजिस्टर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक जीएसटी यूपी में रजिस्टर्ड है, एक मेरा राजस्थान में रजिस्टर्ड है, एक दिल्ली में रजिस्टर्ड है, सो उस केस में अब आपको आईएसडी रजिस्ट्रेशन मीनिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ऐसा क्यों है? कोई भी अब कॉमन सर्विस का आप इनवॉइस अभी तक क्या, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं किसी पोर्टल पे,
अमेजोन के थ्रू। आपके 4-5 स्टेट्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं। तो जो अमेजोन की कमीशन की इनवॉइस आती है, आप अभी तक हम क्या करते हैं कि उसको अपने मेन हेड ऑफिस वाले जीएसटी नंबर पे क्लेम कर लेते हैं और आईटीसी ले लेते हैं। बट अब रूल क्या बोलता है कि आपको ऐसी कॉमन सर्विसेज की इनवॉइस जो आपके बाकी जीएसटी से भी रिलेटेड हैं, उसको आपको आईएसडी वाले जीएसटी नंबर पे अपने क्लेम करना होगा। वहां से क्लेम करके आप उस आईटीसी को अपने सारे जीएसटी नंबर्स पे टर्नओवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो दिस इज अ वेरी मेजर अमेंडमेंट। आपको ये टास्क अब हर महीने करना है। सो एक हमारा कॉम्प्लाइंस का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसमें। कैलकुलेशंस भी बढ़ गई हैं कि हर महीने अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आपकी कॉमन सर्विसेज की इनवॉइसेज हैं। आपको अपने वेंडर्स को भी गाइड करना पड़ेगा कि अब वो इन इनवॉइसेज को हेड ऑफिस पे ना बिल करके आपके आईएसडी वाले नंबर पे उसका जीएसटी नंबर डाल के उस पे बिल करे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है मार्च में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, कुछ टाइम में रजिस्ट्रेशन आएगा। उसके बाद आप लोग सप्लायर्स को वो मेल कम्युनिकेट करोगे कि हाँ भाई हमारा अब आपको जीएसटी नंबर चेंज करके आईएसडी वाले पे आपको बिल देना है। सो इसको 31 मार्च तक प्लीज करवा लीजिए। अच्छा, कोई भी टैक्स पेयर्स जो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, सो कॉम्पोजिशन स्कीम आप केवल साल शुरू होने से पहले ही ऑप्ट कर सकते हो। कई बार टैक्स पेयर्स हमारे पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं कि सर हमारी जो है सेल ज्यादा नहीं हो रही है, हमको टैक्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हमको कॉम्पोजिशन में स्विच कर दो। लेकिन ईयर के बीच में ऐसा नहीं हो पाता। आप कॉम्पोजिशन से ऑप्ट आउट तो कर सकते हो, लेकिन आप ईयर के मिडिल में कॉम्पोजिशन को ऑप्ट नहीं कर सकते। सो आप अगर यहाँ पे जो भी टैक्स मतलब फाइनेंशियल एडवोकेट्स और सीएस बैठे हैं, वो अपने क्लाइंट से एक बार डिस्कस कर लें इस चीज को। कोई भी अगर चाहता है कि कॉम्पोजिशन को ऑप्ट करना है, सो 31 मार्च तक आपको इसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा इसको, वरना आप नहीं कर सकते। और आप कभी भी जो है ऑप्ट आउट कर सकते हो। मान लीजिए आपने अभी ऑप्ट कर लिया, आपको सही नहीं लगा है, किसी वजह से आपको इनवॉइसेस इशू करनी है, सामने वाले को जीएसटी पास ऑन करना है, तो आप उस केस में कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। थर्ड, जो भी आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, अगर उनको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में एनरोल करना है, सो बेसिकली हमें पता है कि जीटीए में दो टाइप की चीजें होती हैं। फॉरवर्ड चार्ज में भी आप चार्ज कर सकते हो, और आप रिवर्स चार्ज भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आपका रिसीवर जो है वो आपके आपके उस पे आरसीएम में पे करेगा। सो अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना है, सो 15 मार्च तक आपको ये चीज करनी थी। खैर अभी हम थोड़ा सा इसमें 1-2 दिन लेट हो गए हैं, बट स्टिल यू कैन चेक ऑन पोर्टल। हो सकता है पोर्टल पे अभी भी फॉर्म हो, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। फोर्थ, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, सो हमें सबको पता है कि हमको उनका एलयूटी लेना होता है। सो 31 मार्च तक हमको एलयूटी अप्लाई करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप अप्रैल में अप्लाई करते हैं, कुछ शिपमेंट आपकी फर्स्ट, कई बार ऐसा हमने देखा है कि हमने जो है कुछ लोगों ने एलयूटी अप्लाई करा अप्रैल में, मान लीजिए 5 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, लेकिन उनकी 1-2 शिपमेंट जो है 1 या 2 तारीख को निकल गई। तो एक तरीके से टेक्निकली वो नॉन एलयूटी शिपमेंट्स हो गई। तो ये बहुत इश्यूज आते हैं। सो प्लीज टेक केयर कि जितने भी आपके एक्सपोर्टर्स हैं या फिर एक्सपोर्ट क्लाइंट्स हैं, उनका आप 31 मार्च से पहले एलयूटी अप्लाई कर लें। एंड फिफ्थ मेजर जो हमें कुछ चीज देखनी है, अगर कोई भी आपके ऐसे बिजनेसेस हैं, जो भी आप लोग बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका पिछले साल या उससे किसी भी साल में 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड हुआ है, सो 1 अप्रैल 2025 से ई इनवॉइस आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। सो प्लीज चेक योर टर्नओवर्स। या जो लोग अभी तक ई इनवॉइस में थे, वेल एंड गुड। जिनका टर्नओवर 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है, अगर इसमें 5 ईयर एक्सीड करता है, सो आपको उसका भी ध्यान रखना है, और ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी को आपको चेक करना है। नाउ हम देखते हैं कुछ ऐसे मेजर टैक्स अमेंडमेंट्स जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हैं। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। आई एम फ्री टू आंसर। ओके। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया है, जो इंटरिम बजट में ही हमारे इंट्रोड्यूस हो गया था लास्ट ईयर, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है अब 1 अप्रैल से है। सो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था टीडीएस का, 194 टी। उसमें क्या था कि अब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को किसी भी फॉर्म में कोई भी पेमेंट करते हैं, बीट सैलरी, बीट बोनस, इंटरेस्ट और कमीशन, किसी भी फॉर्म में प्रॉफिट में से अगर कोई भी पार्ट पार्टनर्स को दे रही है पार्टनरशिप फर्म, तो 1 अप्रैल से अब उसके ऊपर 10% टीडीएस की लाइबिलिटी हो गई है, अगर वो टोटल पेमेंट पूरे साल में 20,000 को एक्सीड करती है। सो वी नो कि सारे पार्टनरशिप फर्म्स में मैक्सिमम केसेस में 20,000 से ऊपर हर पार्टनर का प्रॉफिट शेयर या ये सब चीजें बनती ही हैं। सो अब आपको सारे पार्टनरशिप फर्म्स का 10 नंबर लेना पड़ेगा। सो आप
इसको अभी से ले लें तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो आपको टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। अभी तक होता क्या था कि हम लोगों के पार्टनर्स के जो रेम्युनरेशन है या इंटरेस्ट है वो ईयर एंड पे कहीं ना कहीं फाइनलाइज होते थे, वी ऑल नो दैट। बट अब हमको उस मैकेनिज्म को चेंज करना पड़ेगा। वी वुड हैव टू वर्क आउट समथिंग कि हम रेम्युनरेशन को, कमीशंस को या इंटरेस्ट को एक मंथली अमाउंट को डिसाइड कर सकें पहले से, और वो मंथ ऑन मंथ वही सेम चले, या फिर अगर हमें ईयर के मिडिल में लगता है कि हमको बढ़ाना है घटाना है तो हम वो चीज़ कर सकें। क्योंकि अब टीडीएस काटना मैंडेटरी है और हम इससे नहीं बच सकते। हो सकता है कुछ केसेस में आपको अपनी पार्टनरशिप डीड्स को भी रिवाइज करना पड़े, क्योंकि कई बार डीड्स में जो इंटरेस्ट रेमुनेशन के क्लॉजेज होते हैं वो बहुत ओपन एंडेड होते हैं। सो हो सकता है कि आपको एक बार अपने सारे लोगों को डीड्स अपनी रिविजिट करनी पड़ेंगी। आपको हो सकता है कि अपनी डीड्स में स्पेसिफाई करना पड़े कि हम हर मंथ पार्टनर को कितनी रेमुनेशन देंगे, हमारा इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या रहेगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है। सेकंड, जो इस बजट में एक मेजर चेंज आया था कि अब जो टीसीएस लगता था 206C1H में, उसको ऑमिट कर दिया गया है। हमें पता है कि 50 लाख से ऊपर की सेल पे परचेज पे अभी तक दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल थे, टीसीएस का भी और टीडीएस का भी। तो कंफ्यूजन रहता था कि यार टीसीएस कलेक्ट करें या फिर परचेजर जो है टीडीएस डिडक्ट करे। कई बार क्या होता था कि दोनों चीजें हो जाती थी, जो है सेलर टीसीएस भी कर रहा है और परचेजर टीडीएस भी डिडक्ट कर रहा है। सो इस बजट में एक मेजर रिलीफ दिया गया, टीसीएस वाले सेक्शन को अब रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इससे अब क्या चीज ध्यान रखनी है कि अब परचेजर को ध्यान रखना है कि 194Q में उसको मैंडेटरीली अब टीडीएस डिडक्ट करना है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। और एज वी ऑल नो कि इस बार बजट में हमको बहुत मेजर टैक्स रिलीफ मिले हैं। मैंने अपने लास्ट बजट वाले वेबिनार में आपको ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन की थी। सो न्यू इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स अब एप्लीकेबल हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। सो अकॉर्डिंगली आप सब लोग अपनी इनकम को अब प्लान कर सकते हो। अब इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर से 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। जो अब तक रिबेट की लिमिट 7 लाख थी, वो नेक्स्ट ईयर से 12 लाख रुपए है। सो ये हम लोगों के लिए बहुत मेजर बेनिफिट है। सो आप लोग उस अकॉर्डिंगली अपनी इनकम को, अपने बैलेंस शीट्स को आप प्लान कर सकते हो। और जो टैक्स के स्लैब्स हैं उसमें भी बहुत मेजर चेंज आया है। सो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में काफी लोगों को, मतलब मेजरली सभी लोगों को अब टैक्स का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और एक जो फोर्थ मेजर अमेंडमेंट है, एमएसएमई की क्लासिफिकेशन में चेंज किया गया है। अब इससे होगा क्या कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 43BH की जो हमारी एमएसएमई की 45 डेज की टाइमलाइन है, अब उसमें हमारा बर्डन और बढ़ जाएगा। सो बेसिकली करा क्या कि एमएसएमई का उन्होंने दायरा बढ़ा दिया। जो पहले माइक्रो और स्मॉल को, मतलब 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली फर्म को पहले माइक्रो में स्पेसिफाई करते थे, अब उसमें इन्होंने 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक के टर्नओवर को इंक्लूड कर दिया है। और वहीं स्मॉल में 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या 100 करोड़ तक का टर्नओवर। तो एमएसएमई एक्ट जो 45 डेज पेमेंट रूल है वो केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट ने किया क्या, माइक्रो और स्मॉल का दायरा बढ़ा दिया। अब इससे होगा क्या, बहुत सारी एडिशनल बिजनेसेस अब माइक्रो और स्मॉल में क्लासिफाई हो जाएंगे। जो अभी तक हमने अपने सप्लायर्स की एमएसएमई क्लासिफिकेशन करी हुई थी, नेक्स्ट ईयर हमको उसको दोबारा से थ्रू करना पड़ेगा। और अब हमारे वेंडर लिस्ट में, क्रिएटर्स की लिस्ट में काफी सारे एमएसएमई सप्लायर्स बढ़ जाएंगे। इससे हमारा बर्डन जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है कमिंग ईयर से। सो एज आई प्रॉमिस एवरीवन कि मैं आप लोगों को 2 बोनस दूंगा इस सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैसिव टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो काफी लोगों को नहीं पता। अब एक बार हम देखते हैं। मैं उससे पहले चाहूंगा कि प्लीज सब लोग एक बार चैट बॉक्स में बोनस लिख दें अगर आप लोगों को ये जानना है तो। बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज हैं। प्लीज टाइप बोनस इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों को जानना है तो। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं शायद ये जानने में। काफी लोगों का रिप्लाई चैट बॉक्स में आया है। नाइस, थैंक यू। चलिए, तो अब थोड़ा समझते हैं कि हम क्या टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? एक बार मी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। कितने लोग म्यूचुअल फंड शेयर्स में डील करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो? एक बार चैट बॉक्स में मी लिख दीजिए।
सो आई थिंक आजकल के 90% से ज्यादा लोग इंक्लूडिंग मी जो हैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल सितंबर के अराउंड, अगस्त के अराउंड हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थे। और तब से लेकर मार्च तक 15% अप्रोक्स का करेक्शन आ चुका है। सो आई नो कि आई हैव सीन माई सेल्फ कि इस समय आप लोगों के, मैक्सिमम लोगों के जो पोर्टफोलियोज हैं इस समय रेड में होंगे। कि कुछ कुछ के पोर्टफोलियोज तो 20-30% तक करेक्शन में आ चुके हैं एंड पीपल आर क्राइंग अ लॉट। तो जिस जिसके पोर्टफोलियोज रेड में है, एक बार रेड टाइप कर दो चैट बॉक्स में। देन आई वुड टेल यू कि आप अभी, हमारी चलिए पोर्टफोलियो तो लॉस में है, लेकिन अब थोड़ा सा हम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं अपना। ठीक है, काफी लोगों के पोर्टफोलियोज मत याद दिलाओ सर। सर याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अब लॉस तो हो गया, अब जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम कुछ टैक्स सेव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने साल भर में प्रॉफिट्स तो बुक करे होंगे। अब मान लीजिए मैंने साल भर में कुछ अपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स को सेल करके 1-2 लाख का प्रॉफिट बुक करा। अब तब तो मैं बहुत खुश था कि यार मैंने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ, मेरे पोर्टफोलियो रेट पड़े हुए हैं, अब मैं 4-4, 5-5 लाख के लॉस में बैठा हूँ। तो एक तो मेरे पोर्टफोलियो लॉस में पड़े हैं, ऊपर से जो मैंने वो 1 या 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, अब उस पर मेरे को 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि एक तरफ तो मेरा पोर्टफोलियो 20-30% करेक्शन में पड़ा है, और दूसरी तरफ मेरे को जो मैंने छोटा मोटा अपना लॉस प्रॉफिट बुक किया था साल के बीच में, मुझे उस पर अब टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उसके पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसा लीगल तरीका है जिसके थ्रू हम अपने कैपिटल गेन्स को थोड़ा प्लानिंग के जरिए बचा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, हम एक नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसको। मैं पहले आपको ओरली बताता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल पे आएंगे। अब मान लीजिए कि आपने इस साल अपने पोर्टफोलियो में 2 या 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन बुक किया था, और करंटली आपके इस समय पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं जो लॉस में हैं। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में इस समय 1 लाख का या 1.5 लाख का या 2 लाख रुपए का लॉस शो हो रहा है। सो तरीका क्या होता है कि क्योंकि प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, उसको तो हमको टैक्स अब देना ही है, और यहाँ पे हमारा अनरियलाइज्ड लॉस पड़ा हुआ है। अब हमें इस लॉस को यूटिलाइज करना है। हम क्या करेंगे, हमारे जो इस पोर्टफोलियो में इस समय शेयर्स, म्यूचुअल लॉस में पड़े हैं, हम उनको आज सेल कर देंगे। सेल करने से क्या होगा, जो हमारा अनरियलाइज लॉस था वो कन्वर्ट हो जाएगा रियलाइज लॉस में। अब होता क्या है, एक तरफ हमारा प्रॉफिट खड़ा था, एक तरफ लॉस खड़ा था, हम दोनों को एडजस्ट कर देंगे और सेट ऑफ कर देंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट था वो उस एक्सटेंट तक कम हो जाएगा जितना हम लॉस बुक करेंगे। अब आप कहोगे यार कि नहीं, अब मैं अपना इन्वेस्टमेंट क्यों सेल करूं, मेरे को तो उम्मीद है कि वो बढ़ेगा, मेरे शेयर आगे बढ़ेंगे। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े टाइम बाद प्लानिंग के हिसाब से उन सेम इन्वेस्टमेंट्स को, मतलब उन सेम शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को आप रीबाय कर सकते हो। अब हम एक एग्जाम तो होगा क्या, आपका पोर्टफोलियो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, बस हम एक आपके लॉस को बुक कर लेंगे। अब एग्जाम्पल केस स्टडी देखते हैं। मान लीजिए हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, तो हमने 3 लाख का गेन बुक किया था अपने म्यूचुअल फंड पे, हमको उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 60,000 रुपए का कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा 20%। अब मान लीजिए वहीं मैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज करता हूँ। मेरा 3 लाख का गेन था, मैंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ 2 लाख के लॉस का फंड पड़ा था, मैंने उसको सेल कर दिया। हुआ क्या, सेल करने से अब जो मेरा नेट कैपिटल गेन है वो 1 लाख का बचा। उस पे मेरे को केवल 20,000 की टैक्स की लाइबिलिटी है। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने 40,000 रुपए का टैक्स प्लान करके सेव कर लिया। जब मैं आगे वो शेयर्स को सेल करूं, कहीं ना कहीं मेरे को वो टैक्स देना पड़ेगा कमिंग ईयर्स में, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने उस टैक्स को प्लान कर लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए हम इस साल यूज नहीं कर रहे उस लॉस को, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में इस साल लॉसेस पड़े हैं, मैं चाहता हूं कि अभी मैं बुक करके फ्यूचर में मेरे को अगले साल कुछ शेयर्स प्रॉफिट में निकालूंगा, तब मैं उस लॉस को उस प्रॉफिट से एडजस्ट कर लूंगा। वो ये भी एक तरीका है, क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉसेस को। तो मान लीजिए मैंने 24-25 में 1-2 लाख का लॉस बुक कर लिया आज। अब अगले साल मैं जब कोई अपना कैपिटल गेन बुक करता हूँ 3 लाख रुपए का, तो जो मेरा पिछला पुराना कैरी फॉरवर्ड लॉस था 2 लाख का, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा। और सिमिलरली इस तरीके से भी हम टैक्स को सेव कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान में देने वाली हैं कि यूएसए में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बैंड है। आई एम जस्ट टेलिंग यू एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से। इंडिया में ये बैन नहीं है, बट स्टिल बैन नहीं है, कुछ हमको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये इस प्लानिंग को अडॉप्ट करने से पहले।
और बेस्ट टाइम अभी है, क्योंकि मार्च में अभी आपके सबके पोर्टफोलियोज लॉसेस में है काफी लोगों के, सो 31 मार्च से पहले यू कैन डू इट। सेट ऑफ के रूल्स क्या होते हैं मैंने यहाँ मेंशन किया है। आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, और 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप दोनों, मतलब शॉर्ट टर्म से भी और कैपिटल गेन के लॉन्ग टर्म के गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो। सेम इसको भी हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो नाउ हम अब आपको सेकंड बोनस की तरफ लेके जाते हैं। सो आप लोगों को ये जो फर्स्ट बोनस था वो अगर अच्छा लगा तो प्लीज राइट इन द चेक बॉक्स दैट एक्साइटेड लिख दो सर, एक बार दोबारा। अगर आपको फर्स्ट बोनस अच्छा लगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है यश जी का, इज देयर एन अमाउंट लिमिट ऑन टैक्स हार्वेस्टिंग? सो नो यश, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग पे कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं भी दिया नहीं गया है। ये आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग के ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हो। आप 50 लाख के भी कैपिटल गेन्स को इसके थ्रू मिटिगेट कर सकते हो, बस प्रॉपर प्लानिंग का तरीका होना चाहिए। हाँ, थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बोनस की तरफ चलते हैं। बोनस नंबर 2, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मेरे को समझ में नहीं आता, एक गवर्नमेंट ने हमको एक टैक्स का ऐसा टूल दे रखा है, इतना मैसिव टैक्स प्लानिंग का टूल है HUF। मैक्सिमम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, उनकी HUF ऑलरेडी बनी हुई है, बस हमको पेपर्स पे उसको फॉर्म करना है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग HUF का फायदा नहीं उठाते। कुछ क्लाइंट्स को तो पता ही नहीं होता, एंड आई सी कि कई टैक्स कंसल्टेंट्स को भी HUF के बारे में सही से नॉलेज नहीं होती, और हम लोग सही से अपने क्लाइंट्स को इस चीज को कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेपरेट हमको पैन नंबर लेना पड़ता है, सेपरेट पेपर वर्क होता है। लोगों को लगता है कि यार पता नहीं इससे हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हम पैसे को कैसे निकालेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। सो आइए समझते हैं कि HUF क्या है, कैसे बनती है। सो व्हाट इज HUF? ये नॉन हिंदूज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा ही एक रूल बना रखा है। सो वी आर हेल्पलेस इन दिस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन हिंदूज। सो जब भी आपकी मैरिज होती है, सो ऑटोमेटिकली इन द आई ऑफ लॉ HUF क्रिएट हो जाती है। पहले हमको एक मिथ होता था कि बच्चे, मतलब फर्स्ट चाइल्ड होने पे, फर्स्ट मेल चाइल्ड होने पे HUF क्रिएट होती थी, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज। केवल अब मैरिज से ही, मतलब मान लीजिए अगर मेरी शादी हो गई है, मेरा चाइल्ड नहीं है, सो स्टिल आई एम कैन फॉर्म एन HUF। तो उसके लिए हमको एक डीड बनानी होती है HUF की, और बहुत इजीली HUF क्रिएट हो जाती है ऑन पेपर्स। सेपरेट पैन नंबर आता है HUF का। सो HUF जो है लॉ की नजर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब उसका सेपरेट पैन कार्ड होगा, सेपरेट इनकम टैक्स होगी। फैमिली इनकम से या जो HUF के मेंबर्स हैं उसकी इनकम से उसका कोई मतलब नहीं है। अब HUF क्या कर सकती है? भाई हमने एक लीगल एंटिटी क्रिएट कर ली, आप समझ लीजिए जैसे मैं हूं परिमल अग्रवाल, और मैं एक है मेरा परिमल अग्रवाल HUF। तो जो इनकम की चीजें या फिर जो बिजनेस, जो इनकम मैं जनरेट कर सकता हूँ वही मेरा HUF जनरेट कर सकता है। वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मेरा इंडिविजुअल पैन काम करेगा। मैं उसमें HUF में प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकता हूँ, उन प्रॉपर्टीज से मैं रेंटल इनकम अर्न कर सकता हूँ। मैं HUF में कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, मैक्सिमम बिजनेसेस HUF में आप कर सकते हो। आप GST नंबर ले सकते हो HUF में, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो। आप HUF के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, शेयर्स म्यूचुअल फंड्स को बाय सेल कर सकते हो। आप HUF में IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए अभी फैमिली में आप 2 मेंबर्स से IPO में अप्लाई करने के लिए, अब आप एक थर्ड HUF को बना के अपने IPO के चांसेस बढ़ा सकते हो। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप HUF में कर सकते हो। एंड इनफैक्ट HUF में अगर आप ओल्ड रिजीम में हो, तो आप HUF में भी सेपरेट डिडक्शंस ले सकते हो 80C की। अब मान लीजिए आप फैमिली के तो ऑलरेडी आप टैक्स डिडक्शंस ले रहे थे, अब आप HUF के नाम से भी जो है अपने 80C या PPF वगैरह के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, और वहां पे आप एक सेपरेट टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। अब इससे होगा कि आप सोच के देखिए कि मान लीजिए सात, अभी तक मैं 10 लाख की ITR फाइल कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ 10 लाख की ITR फाइल कर रही थी, हम दोनों टैक्स भर रहे थे। हम कुछ प्लानिंग के थ्रू, कुछ मेथड्स के थ्रू, कुछ कुछ चीजों को अपने HUF में शिफ्ट करेंगे। मैं अपनी ITR भी 10 7 लाख के अंदर ले आऊंगा, अपने वाइफ की भी 7 लाख के अंदर ले आऊंगा, और HUF की भी ITR को ऐसे प्लान करूंगा कि मेरा तीनों में या तो नील टैक्स जाएगा या बहुत मिनिमल टैक्स जाएगा। सो आप किसी भी इनकम ग्रुप में हो, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है,
आप एचयूएफ के थ्रू बहुत मैसिवली टैक्स सेव कर सकते हो, जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। अभी हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। सीए विकास जी पूछ रहे हैं, विल देयर बी अ क्वेश्चन ऑफ रेवेन्यू डाइवर्जन फ्रॉम इंडिविजुअल टू एचयूएफ टू अवॉइड जीएसटी और टैक्सेस? सर, डाइवर्जन का सवाल जरूर आएगा। बेसिकली होता क्या है, हम लोगों को सही तरीके से पता नहीं होता कि एचयूएफ में कैपिटल को या फंड्स को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। कई बार हम लोग वही गलती कर देते हैं। और उससे होता क्या कि मान लीजिए मैं एचयूएफ को करता हूँ, मैंने कुछ फंड इंट्रोड्यूस कर दिए एचयूएफ में, और उस पैसे को मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब मैंने अपने पोर्टफोलियो से पैसा विड्रॉ करा 10 लाख रुपए, एचयूएफ के अकाउंट में डाल दिया, एचयूएफ का एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, और वो म्यूचुअल फंड जो शेयर्स की सेल परचेज मैंने अपने एचयूएफ में स्टार्ट कर दी, या फिर मैंने उस पैसे की एफडी बना दी एचयूएफ में, और मैंने अपनी 2-3 लाख रुपए की जो इनकम थी वो एचयूएफ में ट्रांसफर कर दी। इस तरीके से एचयूएफ को यूज करना गलत है। लोग कर रहे हैं ऐसा, वो लेकिन थोड़ी सी चीज गलत है। उसमें होगा क्या, जो लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने पैसे को केवल एक इनकम से निकाल के उसको गलत तरीके से दूसरे पैन पर डाल दिया, सो भले ही आपकी इनकम एचयूएफ के पैन पे होगी, लेकिन वो टैक्स होगी आपके इंडिविजुअल पैन पे। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब उसमें लग जाएगा। और भले ही आप इस मोडस ऑपरेंडी को अपनाएंगे, लेकिन अगर कोई भी आगे केस होता है, कोई स्क्रूटनी आती है, तो उसमें आप पकड़े जा सकते हो। हाँ विक्रम सर, मैंने वही बताया कि क्लबिंग अप्लाई हो जाएगा उस केस में। नहीं सर, ये हैक नहीं है सर। हाँ, ये काफी लोग करते हैं जिनको सही से नॉलेज नहीं है एचयूएफ में फंड ट्रांसफर करने की, कैपिटल बिल्डिंग की। सो एचयूएफ में कैपिटल बिल्डिंग के बहुत तरीके हैं, बहुत लेजिटिमेट तरीके हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आपने सिंपली अपने पैन से फंड्स विड्रॉ करके, अपने बैंक से विड्रॉ करके अपने एचयूएफ के बैंक में डाल दिया। सो दैट इज टोटली रॉन्ग। भुवनेश भैया पूछ रहे हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको एक केस स्टडी समझाता हूँ कि हम एचयूएफ के थ्रू कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सो मेरी एक्सेल विजिबल है? ओके, सो लेट्स सी। इंडिविजुअल है एक, ठीक है, अभी हम एचयूएफ नहीं बना रखी मैंने अपनी। मेरी 18 लाख की सैलरी है, 5 लाख की रेंटल इनकम है, मैं कुछ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ जो मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, और कुछ मेरा कैपिटल गेन वगैरह भी है, और कुछ मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरा 2 लाख का बिजनेस का भी प्रॉफिट है। टोटल इनकम मेरी 26,50,000 रुपए की है। अब टेक्निकली इस पे मेरा जो टैक्स बन रहा है वो 4,94,000 रुपए का बन रहा है, सेस ऐड करने के बाद। तो 26 लाख की इनकम पे मेरा मोटा मोटा 5 लाख रुपीज का टैक्स बन रहा है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, हम इसमें क्या क्या तरीके निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक अपनी एचयूएफ बना ली। तो जो मेरा इंडिविजुअल पैन था, मैं अपनी सैलरी को, क्योंकि भाई सैलरी तो देखिए आपका इंडिविजुअल पैन का ही पार्ट रहेगी, तो सैलरी मैंने अपने इंडिविजुअल पैन पे शो कर रहा हूँ। उस पे मैंने और कोई इनकम नहीं, मैं भी मान रहा हूँ कि मेरी और कोई इनकम नहीं है मेरे इंडिविजुअल पैन पे। तो 18 लाख की इनकम पे मेरा 2,40,000 रुपए का टैक्स यहाँ पे बनता है। मैंने कुछ प्लानिंग के थ्रू विद टाइम चीजों को सही करके बहुत सारी चीजों को अपने एचयूएफ में शिफ्ट कर लिया। तो अब मेरा एचयूएफ में एक रेंटल प्रॉपर्टी है जहाँ से मेरे को रेंट आ रहा है, कुछ मेरे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, उससे मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ मैं एचयूएफ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, वहां से मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, और मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हूँ शेयर मार्केट में। सो 8.5 लाख रुपए की इनकम को मैंने प्लानिंग करके एचयूएफ में शिफ्ट कर लिया। अब आप देखिए टोटल इनकम मेरी अब भी वही है, 26,50,000 रुपए। लेकिन 8.5 लाख रुपए की इनकम को एचयूएफ में शिफ्ट करने से हुआ क्या, मेरा टैक्स बना केवल एचयूएफ में 46,800 रुपए का। दोनों का आप ऐड कर लेंगे, एचयूएफ को और इंडिविजुअल का, सो मेरा कुमुलेटिव टैक्स बनेगा मोटा मोटा 2,90,000 रुपए का। और आप देखिए, इस तरीके छोटे से इस प्लानिंग के वजह से मैंने एक साल में 2,08,000 रुपए का टैक्स सेव कर लिया इस एग्जाम्पल में। अब मान लीजिए कई लोग आप में से होंगे, या कुछ आपके क्लाइंट्स होंगे, कुछ बिजनेस पर्सन यहाँ बैठे हैं जिनकी एचएनआईज होंगे, जिनकी इनकम 50 लाख प्लस, 1 करोड़ प्लस भी होगी। सो अभी तो मैंने केवल 26 लाख के एग्जाम्पल पे ये एग्जाम्पल आपको शो करा है। अगर हम 50 लाख के इनकम पे या उससे भी ज्यादा की इनकम पे इस टेक्निक को या इस प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं, सो ये हमारा 2 लाख का जो टैक्स सेविंग है वो 5 लाख, 10 लाख भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है।
सो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया हो एचयूएफ के बारे में, किस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत चीजें मैं अभी इस पे आपको वेबिनार पे डिस्कस नहीं कर सकता। अच्छा, नेहा जी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप में कि कैन एचयूएफ ट्रांसफर मनी टू इट्स करता। ओके, सो गुड क्वेश्चन। इसके लिए भी एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। सो एचयूएफ कैन ट्रांसफर मनी टू इट्स करता, उसके भी कुछ प्लानिंग के तरीके होते हैं। बेसिकली एचयूएफ के विड्रॉल के भी कुछ रूल्स हैं। आप इजीली बहुत सिंपली एचयूएफ से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि एचयूएफ में कर्ता के अलावा और भी को पार्टनर्स होते हैं। मान लीजिए आप कर्ता है, उसकी वाइफ है, उसके किड्स हैं। सो एचयूएफ से विड्रॉल के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप मुझसे सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं बाद में। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज टाइप लव्ड इन द चैट बॉक्स प्लीज। थैंक यू विकास जी। थैंक यू। थैंक यू। इट्स नाइस टू सी कि आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम अपने वेबिनार के सेकंड पार्ट पे शिफ्ट करते हैं, स्टार्टअप्स और उसके बेनिफिट्स। सो आज भी हम में से कई लोगों को, कई बिजनेस ओनर्स को नहीं पता स्टार्टअप्स के बारे में, या पता भी है तो हमको इतना डीपली नहीं पता कि हम स्टार्टअप्स को किस तरीके से बना के क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। कई बार लोगों को कुछ स्टार्टअप्स के छोटे बेनिफिट्स पता होते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के कुछ बहुत मेजर बेनिफिट्स हैं जो हम लोगों को पता नहीं होते, या हमको सही से गाइडेंस नहीं मिलती। सो हम वो रजिस्ट्रेशंस नहीं करवा पाते हैं और उस चीज का फायदा नहीं ले पाते हैं। गवर्नमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम को, बहुत ज्यादा स्कीम्स लेके आ रही है हम लोगों के लिए। सो नाउ वी वुड सी कि हम स्टार्टअप्स को कैसे बना सकते हैं, कौन से बिजनेस एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं, और क्या स्टार्टअप के बेनिफिट्स हैं। ओके, सो व्हाट इज स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2017 को। मतलब इट्स नाउ बीन मोर अप्रोक्स 8 इयर्स, 8 इयर्स होने वाले हैं स्कीम को लॉन्च हुए। और आप देखिए, 8 साल के होने के बावजूद भी हम में से काफी लोग, मैक्सिमम लोग इस चीज का फायदा नहीं लेते हैं। स्टार्टअप में रिकग्निशन के लिए आपको DPIIT में रजिस्ट्रेशन लेना होता है स्टार्टअप स्कीम के अंडर, तभी आप स्टार्टअप के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी। सो स्टार्टअप के लिए कौन कौन एलिजिबल है। आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए। ओ सॉरी, आप लोगों को स्लाइड व्यू नहीं हो रही, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, वो एक्सेल पे ही था अभी। इज इट विजिबल नाउ? ओके, सो नो इशू, ये हम अभी फर्स्ट स्लाइड पे ही थे, मैं अभी इसी पे बोल रहा हूँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी। सो केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ही स्टार्टअप की स्कीम में एलिजिबल हैं। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, ध्यान से सुन लीजिए, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोप्राइटरी बिजनेस स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन, जो भी एंटिटी है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद फॉर्म होनी चाहिए। मतलब जो भी उसका रजिस्ट्रेशन है, जब एंटिटी फॉर्म हुई है, वो 1 अप्रैल 2016 के बाद का होना चाहिए। स्टार्टअप के जो भी आप एंटिटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 100 CR से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फोर्थ, स्टार्टअप एंटिटी जो रजिस्टर करना चाहती है वो किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के स्प्लिटिंग से या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बननी चाहिए। मीनिंग, मान लीजिए कोई 2016 से पुरानी आपकी एक बिजनेस चलता आ रहा था, अब आप चाह रहे हो कि मैं उसी बिजनेस को स्टार्टअप में रजिस्टर कर दूं, तो क्योंकि स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी 1 अप्रैल 2016 के बाद की है, तो आप 2016-17 में उसी बिजनेस को स्प्लिट करके रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू एक नई एंटिटी क्रिएट कर लेते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको एक फ्रेश एंटिटी ही क्रिएट करनी पड़ेगी जो 2016 के बाद क्रिएट होनी चाहिए। और स्टार्टअप जो बिजनेस है उसमें न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए, कोई भी पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस से ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। कई बार बिजनेसेस पुराने किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस से प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हैं, बट वो स्टार्टअप में फ्रेश और न्यू प्लांट एंड मशीनरी ही यूज होनी चाहिए। अब स्टार्टअप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एज यू कैन ऑल सी, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं।
मैं कुछ इसमें से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बहुत मेजर बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट और फंडिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। किस तरीके से मिलता है? बहुत सारे गवर्नमेंट के सीड फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी स्टार्टअप के लिए हर साल कुछ ना कुछ फंड्स इशू करती है। सो जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं जो उसमें अप्लाई करते हैं, आप गवर्नमेंट से फंड्स ले सकते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं। अब मान लीजिए स्टार्टअप्स को कई बार बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं मिल पाता इजीली, सो दे लुक आउट फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट। सो जो एंटिटी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होती हैं, सो वो उन लोगों को इजीली वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग मिल जाती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल जाते हैं कई बार जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, और जो भी एंड इवन नॉन रिफंडेबल गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आपको मिल सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स में आपको कुछ उसमें एग्जेम्पशंस मिलती हैं जेम पोर्टल पे रजिस्टर करने की। टर्नओवर क्राइटेरिया आपको मीट नहीं करना होता। सो टेंडरिंग से कई लोग बिजनेस करते हैं जेम पोर्टल के थ्रू। सो स्टार्टअप के थ्रू आप टर्नओवर वाले क्राइटेरिया से बच सकते हो। स्टार्टअप को क्लोज करना, एग्जिट लेना आसान है। आप 90 डेज में बिजनेस को क्लोज करके स्टार्टअप से एग्जिट ले सकते हो। नॉर्मली बाकी बिजनेसेस में आपको एक लेंथी प्रोसेस फॉलो करना होता है। कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन एक इसमें बेनिफिट होता है, उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब जो एक मेजर बहुत बेनिफिट है स्टार्टअप का, दैट इज टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 इयर्स अंडर सेक्शन 80 IAC। सो 80 IAC एक ऐसा सेक्शन है जो केवल स्टार्टअप्स के लिए एलिजिबल है। जो भी एंटिटी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है वो 80 IAC के लिए ऑप्ट कर सकती हैं। उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, सेपरेट फाइलिंग होती है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो और आप उसका रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, सो कॉन्टिन्यूस 3 इयर्स के लिए आप टैक्स से बच सकते हो। मतलब किसी भी 10 साल में से जब से आपकी एंटिटी फॉर्म हुई है, मान लीजिए हमने 2020 में अपनी एंटिटी फॉर्म की थी, सो 2020 से 2030 के बीच में हम किसी भी 3 साल के लिए अपने इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। हमें उस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना। चाहे वो आपका इनकम करोड़ में हो, लैक्स में हो, कोई मतलब नहीं है। कितना भी टैक्स बने आप उसको मिटिगेट कर सकते हो। कॉम्प्लाइंसेस काफी रिड्यूस हो जाती हैं स्टार्टअप्स के लिए। कई लेबर और इन्वायरमेंटल लॉज में आपको इंस्पेक्शन से छूट मिलती है। हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज में जिन सिटीज में हैं, आए दिन लेबर के इन्वायरमेंटल के छापे पड़ते रहते हैं, वाटर के, एयर पॉल्यूशन वालों के। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए कुछ सालों के लिए इससे आपको छूट मिल सकती है। और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वंस यू रजिस्टर एज अ स्टार्टअप। सो अब हम समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है 80 IAC में रजिस्ट्रेशन की, बेनिफिट लेने की, जो मैंने अभी आपको 3 इयर्स का टैक्स एग्जेम्पशन बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्टअप DPIIT में रजिस्टर होना चाहिए। सेकेंडली, केवल जो एंटिटीज LLP हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, केवल वही स्टार्टअप के लिए एलिजिबल, 80 IAC के लिए एलिजिबल हैं। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स स्टार्टअप में रजिस्टर हो सकती हैं DPIIT में, बट वो 80 IAC के लिए एलिजिबल नहीं है। सो प्लीज टेक केयर कि केवल LLP और प्राइवेट कंपनी ही स्टार्टअप के अंडर 80 IAC में बेनिफिट ले सकती हैं। नेचर ऑफ बिजनेस। अब 80 IAC में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बोलता है स्टार्टअप का लॉ? द स्टार्टअप शुड बी एंगेज्ड इन इनोवेशन। अब कई बार क्या होता है सर, हम लोग सोचते हैं कि हमारा बिजनेस तो इनोवेटिव है ही नहीं। हम मैक्सिमम लोग केवल इस इनोवेशन वर्ड को देखते हैं और सोचते हैं कि यार हमारा तो कोई बिजनेस इनोवेटिव है ही नहीं, हम तो वही पुराना बिजनेस कर रहे हैं, वही बिजनेस प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं जो बाकी बिजनेसेस करते हैं। इस वजह से कई लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग स्टार्टअप में जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि हम कोई नया प्रोसेस लाएंगे, कोई इनोवेटिव प्रोसेस लाएंगे, कोई इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू लाएंगे, तभी हम स्टार्टअप में एलिजिबल हैं। बट ऐसा केस नहीं है। सो उसके बाद भी दो चीजें लिखी गई हैं। फर्स्ट इज आइदर इट शुड बी इनोवेटिव। सेकंड, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट और ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सर्विसेज दे रहे हो, उसमें आप कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट लाते हो जो थोड़ा सा यूनिक है और बिजनेसेस से हटके। थर्ड, आपका ऐसा स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। मान लीजिए जो इंडस्ट्री आपके एरिया में चल रही है, आप वही बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसको कुछ ऐसे तरीके से कर रहे हो कि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है और आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हो। सो इन 3 केसेस में, कोई से भी 3 केसेस में से अगर आप फॉल करते हो, यू आर एलिजिबल फॉर स्टार्टअप। अब टैक्स बेनिफिट जैसे मैंने बताया, एनी कॉन्सिक्यूटिव 3 इयर्स आउट ऑफ द 10 फर्स्ट 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप टैक्स का हॉलीडे ले सकते हो।
100% प्रॉफिट्स आपके एग्जेम्प्ट होंगे, नॉट 50%, नॉट 20%, 100% प्रॉफिट आपके उन 3 सालों के टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या सर, आप सोचो, हो सकता है आपका बिजनेस का टर्नओवर फॉर एग्जांपल 50 करोड़ रुपीस का है, आप उस पर अभी तक 10% का, या मान लीजिए और भी कम, 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो कर रहे थे। 3 करोड़ पे मोटा मोटा हमारा 1 CR का टैक्स पेबल होता है। अब आप 3 साल तक 1 CR के टैक्स को सेव कर सकते हो, उस टैक्स को हम अपने वर्किंग कैपिटल में इंट्रोड्यूस करके अपने बिजनेस एक्सपेंशन में, हायरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल बिल्डिंग में लगा सकते हैं। सो आप सोचिए कितना पैसा हम सेव करके उस पैसे को अपने ही बिजनेस में यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। हम R&D में, इनोवेशन में जा सकते हैं। और जो ATIC में रजिस्टर हो जाते हैं उनको एडवांस टैक्स भी पे नहीं करना होता। अब क्या दो कॉमन मिथ्स हैं, तो दो कॉमन मिथ्स हैं कि न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी ही स्टार्टअप होती है। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऐसा नहीं है। जो भी 2016 के बाद की बनी हुई एंटिटीज हैं वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, वही सेम कि मैं तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा, कोई इनोवेटिव चीज नहीं कर रहा। सो दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि तीन चीजें हैं: इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड स्केलेबल बिजनेस, जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। तो तीनों चीजें में से एक भी अगर आपका बिजनेस उसमें फॉल कर रहा है, सो यू आर एलिजिबल फॉर स्टार्टअप। सो आई थिंक स्टार्टअप के ऊपर भी आपको ये ब्रीफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। आई केप्ट इट शॉर्ट क्योंकि चीजें इसमें और भी हैं समझने की, बट इट वुड टेक मोर टाइम। सो आई हैव फिनिश्ड ऑन टाइम, आई थिंक राइट 5 o'clock हो रहे हैं, 5:00। सो कोई भी अगर क्वेरी है कि आई एम अभी है, तो आई कैन टेक अप फॉर नाउ। उसके बाद मेरे को बस 1 मिनट आपका और लेना होगा। कोई भी क्वेरी है, यू कैन रेज हैंड एंड शेयर विद मी, और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके। सो देखिए, दो टाइप के टैक्स पेयर्स होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। अब इतना मेरे को सब चीज बताने के बाद भी कुछ लोग होंगे जो अब भी कॉम्प्लाइंसेस को, चीजों को फॉर ग्रांटेड लेंगे। वो कोई भी टैक्स सेविंग की स्ट्रेटेजीज नहीं अडॉप्ट करेंगे, 31 मार्च से पहले जो मैंने चीजें आपको समझाई उस पर ध्यान नहीं देंगे। और एट द एंड होगा क्या, वो हैवी पेनल्टीज और इंटरेस्ट पे करेंगे, कॉम्प्लाइंसेस फॉलो नहीं करेंगे, कैश फ्लो की दिक्कतें रहेंगी, और टैक्स को लूज करते रहेंगे। अब सेकंड टाइप के लोग हैं एक्शन टेकर्स। जो चीजें मैंने आपको समझाई, यू विल वर्क ऑन देम, यू वुड कंसल्ट विद द राइट पर्सन कि हम कैसे इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। सो यू वुड सेव मैसिवली ऑन पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। आप HUF फॉर्म करोगे, आप टैक्स लॉग हार्वेस्टिंग का टेक्निक को अप्लाई करोगे, आप लोग फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कंसल्ट करोगे अपने कंसल्टेंट्स को, टैक्स CAs को, कि कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को, मिटिगेट कर सकते हैं टैक्सेस को। और आप फोकस करोगे कि हम बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। यू वुड नॉट वेट कि हम सितंबर तक अपनी बुक्स को फाइनलाइज करेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है, सितंबर में CA साहब बताएंगे कि अरे यार गड़बड़ हो गई, टैक्स ज्यादा बन रहा है। उस टाइम हम परेशान होंगे। जो भी मैंने चीजें आपको बताई, अगर आप लोगों को कोई भी उसमें क्वेरीज हैं, कोई भी आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप सब लोगों ने इतना अपना कीमती 1 घंटे का टाइम निकाला, मेरी वेबिनार अटेंड करी। सो इस वेबिनार में अप्रोक्स 60 or 70 पीपल हैव ज्वाइंट। सो 10%, मतलब आई वुड गिव अ चांस टू 7 पीपल। 10% लोगों को आई वुड गिव अ चांस, दे कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन विद मी। सो यू नो, एस CAs हम कंसल्टेशन फीस चार्ज करते हैं एनीवेयर बिटवीन 5,000, 10,000, 20,000, क्योंकि बहुत हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है। बट सिंस आप लोगों ने मेरा वेबिनार अटेंड किया, सो ओनली फॉर द फर्स्ट 7 पीपल हु सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, दे कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन विद मी। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। और मेरा नंबर आप लोगों के पास सेव ही है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सो यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड बुक योर कंसल्टेशन। और अभी कोई भी क्वेरीज हैं, सो आई एम ओपन, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। फॉर 5 minutes वी कैन कीप द वेबिनार गोइंग। आप लोग नीचे रिएक्ट के थ्रू अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, सो प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा है, प्रतीक जी ने, कैन HUF रेस कंसल्टेंसी बिल
टू द प्रोप्राइटरी बिजनेस, प्रोप्राइटर बिजनेस कंसल्टेंसी बिल टू द प्रोप्राइटरी बिजनेस। सर थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा, आपको ये प्रूफ करना, या तो आप एक ऐसा बिजनेस एचयूएफ में रन करते हो कंसल्टेंसी का, जिसको आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ एचयूएफ इज मतलब मेजरली इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। सो मान लीजिए आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज एचयूएफ की तरफ से दे रहे हैं, आपका सेट बिजनेस है, आप ऑन पेपर्स उसको प्रूव कर सकते हो। सो इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन चार्ज टू द प्रोप्राइटरी बिजनेस, क्योंकि प्रोप्राइटरी का अलग पैन होगा, अलग जीएसटी होगा, उसकी अलग बिजनेस एंटिटी होगी। एचयूएफ की बिजनेस एंटिटी अलग है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एचयूएफ अपने कर्ता की फर्म को सर्विसेज या गुड्स दे सकता है। दे बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। आप सर्विसेज भी दे सकते हो, गुड्स भी दे सकते हो, बट यू मस्ट बी एबल टू प्रूव कि आपका एचयूएफ में वो बिजनेस कंडक्ट हो रहा है। थैंक यू योगेश जी। नीरज जी आप पूछ रहे हैं वेबिनार का वीडियो। सर 2 दिन के अंदर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं। मैं अपने वेबिनार ग्रुप में इसका लिंक शेयर करूंगा, सो आप सब लोग देख सकते हैं। और पीपीटी में अपनी आपको पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाउ द एचयूएफ कैन गेट क्लोज्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली एचयूएफ को हम कैसे बंद कर सकते हैं? सर ऑटोमेटिकली एचयूएफ बंद नहीं होती है। एक मैं आपको मिथ बताता हूँ इसमें। आप लोगों को लगेगा कि हो सकता है अगर एचयूएफ का कर्ता या कोई भी और मेंबर की डेथ हो जाए तो एचयूएफ बंद हो जाती है। सर और मेंबर्स को तो छोड़ो आप, अगर एचयूएफ का कर्ता का भी डिमाइस हो जाता है ना, तो भी एचयूएफ एज इट इज लीगली फॉर्म रहती है। सो ऑटोमेटिकली एचयूएफ बंद ऐसे नहीं होती है, आपको उसको लीगली ऑन पेपर्स बंद करना पड़ेगा। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता एचयूएफ बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। हमने प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट के केस में इस चीज को किया था। कर्ता की डेथ हो गई थी, हमें भी ये डाउट रेज हुआ था कि हमें हो सकता है उसको बंद करना पड़े एचयूएफ को, और बिजनेस को कहीं पे शिफ्ट करना पड़े। सो ऐसा नहीं है, हमें इवन आफ्टर दैट एचयूएफ कैन लीगली कंटिन्यू। ओके, टेक्स्ट पार्टनर आपका नेम शो नहीं हो रहा, यू हैव रेज्ड हैंड, जस्ट अ मिनट। या आई हैव अनम्यूट यू, यू कैन आस्क। हेलो है परिमल हाय गुप्ता। हाय मैम, हाउ आर यू? गुड। ये क्वेश्चन मैंने ही रेज किया था हाँ कि जी हाँ जैसे जी। फॉर एग्जांपल वो जो आप बताए थे ना ऑटोमेटिकली, वो मेरा ही क्वेश्चन था। ओके मैंने पूछना था कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने एचयूएफ बनाया और उनके सन की मैरिज नहीं हुई, ओके ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, तो ओके। एचयूएफ बंद हो जाएगा मैम उसी इसको का? एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, कर्ता के डेथ के बाद जो भी आपका नेक्स्ट मेल मेंबर है वो डीम्ड उसमें कर्ता हो जाता है। हाँ हाँ। जैसे हमारे केस में क्या था कि कर्ता था, उनके जैसे मेल था, मेल चाइल्ड हुआ, ही हम्म वॉज ऑल्सो मैरिड। हम्म तो फादर की डेथ हो गई, हम्म और जो मेल चाइल्ड थे उनकी भी ऑलरेडी एचयूएफ थी। सो वो अपनी एचयूएफ में करता थे, हम्म बट हम लोगों ने इसको लीगली चेक किया, और जो फादर की एचयूएफ थी उसमें भी फिर उनको कर्ता अपॉइंट किया गया, और दो एचयूएफ पैरेलली रन हो रही थी, और दोनों एचयूएफ में कॉमन करता था। बस डिफरेंस क्या था कि चाइल्ड के एचयूएफ में उसकी वाइफ थी और मतलब उसके बच्चे थे, लेकिन फादर की एचयूएफ में उनकी मतलब उनकी मदर भी थी। सो दोनों एचयूएफ में क्योंकि मेंबर्स डिफरेंट थे, सो दोनों एचयूएफ पैरेलली रन कर रही हैं आज भी। ओके हाँ जी, सो इट्स लीगली पॉसिबल। ओके, थैंक थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू सो मच मोहनलाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जैन जी, थैंक यू। किसी और ने हैंड रेज किया? अनम्यूट करते हैं। विक्रम जी आप पूछ रहे हो कि हाउ कैन द एचयूएफ परफॉर्म विदाउट द कर्ता हु विल कंडक्ट द ट्रांजेक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि जो नेक्स्ट मेल मेंबर होगा, तो जैसे मान लीजिए एक फादर की एचयूएफ है और उनके 2 बच्चे उसमें को पार्टनर्स हैं। अब फादर की मान लीजिए डेथ डिमाइस हो जाता है, सो जो बड़ा मतलब जो एल्डर मेल चाइल्ड होगा, ही वुड बी द कर्ता। सो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे उसको चेंज भी कर सकते हो आप वहां जाके, और आप न्यू कर्ता अपॉइंट कर सकते हो। थैंक यू सजल जी, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू। सो कुछ लोगों ने अभी ऑलरेडी मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल उसके लिए रिप्लाई कर दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि बाकी लोग भी कर दें। इट्स ओनली फॉर द फर्स्ट 7
पीपल। अब कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, नाउ यू कैन बुक द कंसल्टेशन विद मी एंड आस्क डायरेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा, दिस वाज माय सेकंड वेबिनार, और इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मेरे को सब लोगों से मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड होप आई वाज एबल टू गिव यू वैल्यू। मैंने आप सब लोगों को कुछ आज इंसाइट्स अच्छे दिए होंगे, और हम लोग अच्छे से सीखते हैं, ऐसी एक दूसरे की नॉलेज को बढ़ाते हैं। और थैंक यू सो मच।